इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। 7 मई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप की अचानक और मुख्तसर मुलाकात, ईरान से मुमकिना मुआहदे पर उम्मीद और अमरीकी स्टॉक मार्केट में तेजी पर खुशी का इजहार। सदर ट्रंप का कहना है कि हम ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. दूसरी जानिब ईरान के रहबर आला के मुशीर का कहना है कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं करेगा, जबकि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में ही रहनी चाहिए। उधर ईरानी सदर ने ईरान के रहबर आला मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की है, जबकि अपने फ्रांसीसी मनसब से गुफ्तगू में अमरीकी रवैये को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरद्दिफ करार दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सदर ट्रंप पर तंज करते हुए कहा कि अब मामूल का जाली ऑपरेशन शुरू हुआ जाता है, जबकि ईरानी वजीर खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि चीन खित्ते में अमन के फरोग और जंग के खात्मे के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ईरान का यह भी कहना है कि जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी तजावीज़ पर अपने मौक़िफ़ से पाकिस्तानी सालसीन को आगाह कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि अमरीका और ईरान में से पहले पीछे कौन हटेगा। यही आज के सैरबीन का बड़ा मौजू है। इसके अलावा जंग बंदी के बाद पहली बार इसराइल की जानिब से बैरूत के मुज़ाफ़ात पर हमले और हमास के रहनुमा खलील उल हय्या के बेटे के गजा में इसराइली हमले में जख्मी होने की इतलात। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान का कहना है कि मार्काए हक में जो इंडिया ने देखा वो हमारी मजमूई पावर पोटेंशियल का 10-15% था। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को, उसके घमंड को एक कसीरुल जाती, जिसे हम कहते हैं मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वॉर के अंदर, उसको एक मुकम्मल शिकस्त से दो चार किया। पाक भारत झड़प को एक बरस बीत गया, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब रहने वालों का दुख आज भी ताज़ा है। ये साल तो हमारे लिए समझो कि ना पूछो कि कैसे गया, हम नहीं बता सकते। 11 माह गुजरने के बाद गवर्नमेंट ने मुआवजात दिए, वो भी दफ्तरों के चक्कर लगा कर। ये देख लो सर, ये सामने देख लो कितना दूर है पाकिस्तान। हाँ, यहाँ से तो छोटा फैर भी होता है, वो भी यहाँ। आसाम में बीजेपी की जीत के बाद मौजूदा वजीर आला हमिंतवा बिस्वा मुसलसल मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ बयानात क्यों दे रहे हैं? ऐसा लगता है हम किराए के घर में रह रहे हैं। जो बात बोलता है खाली मुस्लिम 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 करके बोलता है, ये बात हमको अच्छा नहीं लगता है। वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं, हम जितना। आवाज की रफ्तार से 25 गुना तेज तुर्की के पहले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल में आखिर क्या खसूसियात हैं, और क्या अमेरिकी बमबार तैयारों की रिवर्स इंजीनियरिंग ही ईरान का खुफिया हथियार है? ईरानी मीडिया कहती है कि अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तनाज़े के दौरान जब कोई अमेरिकी या इसराइली गोला बारूद उनके मुल्क में गिरता है लेकिन फटता नहीं है, तो ऐसे गोला बारूद से मुल्क को मुस्तकबिल की अस्करी सलाहियतों से मुतालिक एक ख़ास किस्म का फ़ायदा हो रहा है, और तज्ज़ियाकार इस तरह के गोला बारूद को तेहरान की अस्करी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका करार दे रहे हैं। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी अब एक नए और निहायत हसास मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ सिफारती राब्तों में तेजी आ रही है तो दूसरी जानिब सख्त बयानात, फौजी तैयारियों और आबनाए हुर्मुज के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरे खित्ते को गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार कर दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से अचानक मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि तेहरान के साथ किसी मुमकिना मुआहदे तक पहुंचा जा सकता है। व्हाइट हाउस में यह गैर मुतवक्की मुलाकात दरअसल अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीबात की तैयारियों के सिलसिले में हुई।
जहां सदर ट्रंप के हमरा UFC से वाबस्ता चंद मारूफ शख्सियात भी मौजूद थीं। साफियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने दावा किया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है और दोनों ममालिक किसी मुआहदे के करीब पहुंच सकते हैं। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि ईरान इस बात पर आमादा हो चुका है कि वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ताहम तेहरान की जानिब से अब तक इस दावे की बाज़ाबिता तस्दीक सामने नहीं आई। They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please. Thank you, Mr. President. Good to see you. What are the status of these talks? Said they're very good. Just give us some insight as to where we are with them at this point. And we've had some good talks before, as you know. Right. And all of a sudden, the next day, they're like, they forgot what happened. They're proud, like these guys are proud. Nobody more proud than these guys. सदर ट्रंप ने इस तासुर को भी मुस्तरद किया कि मुज़ाकरात के लिए कोई हतमी डेडलाइन मुकर्रर की गई है। उनके बकौल ऐसी चीज़ों में कोई डेडलाइन नहीं होती। ताहम इसी गुफ्तगू में उन्होंने एक और अहम दावा करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम हासिल करेगा। जब सहाफ़ियों ने इसकी तफसील पूछी तो ट्रंप ने मुख्तसर जवाब दिया, हम इसे हासिल कर लेंगे। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से मुज़ाकरात की तफसीलात अगरचे महदूद रखी गई हैं, लेकिन व्हाइट हाउस मुसलसल ये इशारा दे रहा है कि बातचीत मस्बत सिमत में आगे बढ़ रही है। इसके बावजूद वाशिंगटन ने फौजी ऑप्शन को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया, अगरचे बज़ाहिर अब भी सिफारती हल को तरजीह दी जा रही है। दूसरी जानिब ईरान ने अपने मौक़िफ़ में किसी नरमी के आसार ज़ाहिर नहीं किए। पासदारान इनकलाब के साबिक सरबराह और रहबर आला के मुशीर मोहसन रज़ाई ने वाज़े तौर पर कहा है कि ईरान जौहरी मामले पर किसी से मुज़ाकरात नहीं करेगा और आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल ईरान ही के पास रहना चाहिए। ईरानी खबर रसा इदारों के मुताबिक मोहसन रज़ाई ने खबरदार किया कि अगर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के हाथ से निकल गया तो दुश्मन इसे दोबारा ईरानी अवाम के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उनका कहना था कि खित्ते की सलामती की जिम्मेदारी खुद खित्ते के मुमालिक पर होनी चाहिए और अमरीकी या यूरोपीय अफवाज को मशरक के वस्ता छोड़ देना चाहिए। उधर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने रहबर आला मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की है। मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैख्वा से गुफ्तगू में अमरीका के रवैये को पीठ में छुरी घोंपने के मुतरातिफ भी करार दिया है। ईरानी सदारती दफ्तर के मुताबिक पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ने 2 मरतबा अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू किए, लेकिन हर बार मुज़ाकरात के साथ साथ ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां भी जारी रहीं। ईरानी सदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मौसर मुज़ाकरात उसी सूरत में मुमकिन है जब जंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो और मुस्तकबिल में ईरान के खिलाफ दोबारा किसी जारिहाना कार्रवाई की ज़मानत दी जाए। उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी वाज़ेह किया कि इस अहम बहरी रास्ते को मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए अमेरिका को अपनी बाहरी नाकाबंदी ख़त्म करना होगी। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैख्वा ने जंगबंदी के फ्रेमवर्क की हिमायत करते हुए इस बात को तस्लीम किया कि अमेरिकी बहरी नाकाबंदी और लेबनान पर इसराइली हमलों ने कशीदगी में इजाफा किया है। फ्रांसीसी सदर ने ईरान पर आयद पाबंदियां नरम करने के लिए सिफारती ताउन की यकीन दहानी भी कराई है। इसी दौरान ईरानी पार्लिमान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ ने अमरीकी फौजी कार्रवाइयों पर तंज़िया अंदाज इख्तियार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ऑपरेशन नाकाम हो गया है और अब जाली कार्रवाई ऑपरेशन शुरू हो चुका है। दूसरी जानब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने बीजिंग में चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात के बाद कहा कि चीन ने ईरान के कौमी वकार और खुद मुख्तारी के दिफा के हक की हिमायत की है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि चीन खित्ते में अमन के फ़रोग और जंग के खात्मे के लिए मस्बत किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी तस्दीक की है कि ईरान जंग बंदी से मुतालिक अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है और अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान के ज़रिए वाशिंगटन तक पहुँचा दिया गया है। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसाक डार ने भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान बतौर सहूलतकार अपना किरदार अदा कर रहा है। ताहम फ़रीक़ैन की इजाज़त के बगैर मुज़ाकरात की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की जा सकती। सिफारती ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले मुतअद्दिद राब्तों में बाज़ मस्बत पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन अब तक कोई हतमी मुआहिदा सामने नहीं आ सका। पाकिस्तानी दोनों अतराफ को एक दूसरे के करीब लाने में अच्छा काम कर रहे हैं। सालिस हमेशा पेशरफ्त को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, ये उनका किरदार होता है, यानी कि फ़रीक़ैन को मुआहदे की तरफ बढ़ने की तरगीब देना। व्हाइट हाउस को पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर एक ऐसा पैगाम पहुँचाया है जिससे ये लगता है कि ईरानी जानब से कुछ लचक आई है और बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है कि मुआहदा इसी बुनियाद पर होगा कि आबनाए हुर्मुज़ को बहरी आमदोरफ्त के लिए खोला जाए और जोहरी मसाइल पर बाद में निपटा जाए। ये सब कुछ एक ही मुज़ाकरात में तय करना मुमकिन नहीं होगा और सबसे अहम बात यह है कि ईरान और अमेरिका आबनाए हुर्मुज़ पर हतमी कंट्रोल चाहते हैं कि ईरान से ये कंट्रोल मुकम्मल तौर पर छीनना बहुत मुश्किल होगा।
away from the Iranians. उधर खलीजी पानियों में कशीदगी मुसलसल बरकरार है। बरतानिया की रॉयल नेवी के साबिक सरबरा एडमिरल लॉर्ड एलन वेस्ट ने खबरदार किया कि ईरान आसानी से आबनाए हुर्मुज पर अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेगा। उनके मुताबिक अमेरिका ईरान के मुमकिन रद्द-ए-अमल के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई नहीं देता। इसी दौरान बास ईरानी ऑयल टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी अबूर करने में कामयाब भी हुए हैं। जहाज़ों की निगरानी करने वाले इदारों के मुताबिक कम से कम 2 ईरानी टैंकर खलीज में दाखिल हुए, जिनमें एक वो जहाज़ भी शामिल था जो माजी में ईरान से माया गैस यमन ले जाने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने जनूबी कोरिया के एक बहरी जहाज पर हमले में मुलव्वस होने के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सियोल में ईरानी सिफारतखाने ने अपने बयान में कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज में पेश आने वाले वाक़े में अपनी अफवाज के मुलव्वस होने के तमाम दावों को दो टोक अंदाज में रद्द करता है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमेरिका और इसराइल की हालिया कार्रवाइयों के बाद आबनाए हुर्मुज अब ईरान के दिफाई जुग्राफिया का हिस्सा बन चुकी है, जिसके बायस वहां सिक्योरिटी इक़दामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ जंग के दौरान मुतासर होने वाले तब्रेज़ एयरपोर्ट को भी दोबारा खोल दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हवाई अड्डे के रनवे और मवासलाती निज़ाम की मुरम्मत मुकम्मल होने के बाद परवाजें बहाल कर दी गई हैं। उधर इस बहरान के मुआशी असरात भी वाज़ेह तौर पर सामने आ रहे हैं। अमेरिका में तेल की कीमतों में इजाफे ने सियासी दबाव बढ़ा दिया है, जबकि ईरान में मुआशी सूरत हाल मजीद खराब होती दिखाई दे रही है। मुतअद्दिद फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारकुनों को फारिग किया जा रहा है, इंटरनेट तक रसाई महदूद है और लाखों अफराद जो डिजिटल मईशत पर इन्हिसार करते थे शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इतलात के मुताबिक हालिया हफ्तों में ईरान में कई सियासी कैदियों को सजाए मौत भी दी गई है, जिनमें से बेशतर को एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। मुबसरीन के मुताबिक ईरानी क़यादत अंदरूनी बेचैनी और किसी नई अवामी तहरीक के खदशात के बाइस सख्त इक़दामात इख्तियार कर रही है। ताहम इन तमाम कशीदगियों के बावजूद आलमी मंडियों ने सिफारती राब्तों को मस्बत इशारा समझा है। तेल की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि यूरोप और एशिया की स्टॉक मार्केटों में तेजी देखी गई। अगरचे ब्रेंट क्रूड की कीमत अब भी जंग से पहले की सतह से बुलंद है, लेकिन सरमायाकारों को उम्मीद है कि मुज़ाकरात किसी बड़े तसादुम को रोक सकते हैं। खित्ते में जारी ये बहरान अब सिर्फ फौजी महाज तक महदूद नहीं रहा, बल्कि सिफारतकारी, आलमी तिजारत, तवानाई की तरसील और आलमी मईशत सब इसके असरात महसूस कर रहे हैं। दुनिया की नजरें अब इस बात पर मरकूज हैं कि आया जारी मुज़ाकरात किसी पायदार मुआहदे में तब्दील हो सकेंगे या आबनाए हुर्मुज एक मरतबा फिर एक बड़े आलमी तसादुम का मरकज बन जाएगी। बस्तियों पर हमलों और इस्राएली फौजी एहलकारों को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदार रही है। नेतन्याहू ने अपने बयान में मजीद कहा कि इसराइल का तवील हाथ हर दुश्मन और हर कातिल तक पहुंचेगा और ये कि इसराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ इसी नौयत की कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रखेगा। उधर बुध की शब बैरूत के जनूबी इलाके देहा में हमलों के बाद लोगों को जाए वक़ूअ पर जमा होकर नुकसानात का जायजा लेते देखा गया। ये इलाका हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ समझा जाता है और माजी में भी इसराइली हमलों का मरकज रहा है। दूसरी जानिब हमास के रहनुमा खलीलुल हय्या के बेटे अज़ामुल हय्या गजा में इसराइली फिजाई हमलों में जख्मी हो गए हैं। खबर रसां इदारे AFP ने तिब्बी और सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया कि बुध के रोज़ होने वाली बमबारी में कम से कम 6 फ़लस्तीनी हलाक भी हुए हैं। गजा में इसराइली फौज तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर फिजाई हमले जारी रखे हुए है, जबकि इसराइल और हमास एक दूसरे पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात आयद कर रहे हैं। ताज़ा हमलों ने खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है और सूरत हाल एक मरतबा फिर एक वसी तर तसादम के खदशात को जन्म दे रही है। और अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर की आलमी खबरों पर खालिद करामत के साथ। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि उनकी तरफ से यकतरफा जंगबंदी रात से शुरू होना थी, मगर इस दौरान रूस ने मजीद हमले किए हैं। हुकाम के मुताबिक खार्किव शहर में रूसी ड्रोन हमले से एक औरत जख्मी हुई और कई घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि ज़पोरिजिया में सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। दूसरी जानब रूस ने ऐलान किया है कि वो जुमे से 2 रोज़ा जंगबंदी नाफिज करेगा। जनूबी अफ्रीका ने 2 अफराद में हंटर वायरस की उस किस्म की मौजूदगी की तस्दीक की जो इंसान से इंसान में मुंतकिल हो सकता है। ये वायरस हाल ही में एक क्रूज शिप पर वबा की सूरत में जाहिर हुआ था। ये जहाज़ इस वक्त केप वर्ड में है और स्पेन की जानिब से लंगर अंदाज होने की इजाज़त मिलने के बाद कनेरी आइलैंड्स की तरफ सफ़र कर रहा है, मगर आइलैंड्स के सदर ने कहा है कि वो उसे अपनी हुदूद में दाखिल नहीं होने देंगे।
ایپل نے ایک مقدمے میں صارفین کو $250 ملین ادا کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اچھا، ایپل کے خلاف جو مقدمہ تھا اس میں ایپل نے کسی بھی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، لیکن پچھلے سال دائر کیے گئے ایک بڑے مشترکہ مقدمے میں کیے گئے دعووں کو نمٹانے کے لیے ایک معاہدے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ کیس ایپل کے آئی فون میں AI کی قابلیت کے بارے میں تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ ایپل انٹیلیجنس ٹول بنیادی طور پر سری کا ذرا بہتر ورژن تھا اور اسے اشتہاروں میں بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ ایپل کے خلاف کیس چلانے والے وکلاء نے لکھا کہ ایپل نے ایسی AI صلاحیتوں کی تشہیر کی جو اس وقت موجود ہی نہیں تھی، نہ ہی اب موجود ہیں، اور ممکن ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ سال تک بھی موجود نہ ہوں۔ ایپل ان لوگوں کو $25 سے $95 کے درمیان رقم ادا کرے گا جنہوں نے جون 2024 سے مارچ 2025 تک امریکہ میں آئی فون 15 اور آئی فون 16 خریدا تھا۔ ایپل کی ایک ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو طے کیا تاکہ ہم اپنی اصل مہارت اپنے صارفین کو سب سے جدید مصنوعات اور خدمات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان گزشتہ سال ہونے والی شدید فوجی کشیدگی، جسے پاکستان میں مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کو 1 سال مکمل ہونے پر پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے متعدد دعوے اور بیانات جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والی مشترکہ پریس کانفرنس میں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ مارکہ حق کے دوران انڈیا نے پاکستان کی مجموعی عسکری طاقت کا صرف 10 سے 15% ہی دیکھا تھا۔ DGISPR کے مطابق پاکستان کی افواج اس وقت بھی مکمل طور پر تیار تھیں اور آج بھی ہر قسم کے خطرے کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو پاکستان کی عسکری طاقت پر شک ہے تو وہ جان لے کہ ہم نے اپنی طاقت کی صرف ایک قسط دکھائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ رواں برس 14 اگست کی پریڈ میں پاکستان اپنی عسکری صلاحیت کی ایک جھلک قوم کو دکھائے گا، جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز وار کے اندر اس کو ایک مکمل شکست سے دوچار کیا۔ کہ اللہ کے فضل کے علاوہ یہ چیز کوئی پاسبل نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے پاکستان کو، اس کے عوام کو، اس کی افواج کو، اس کی لیڈرشپ کو یہ عزت بخشی۔ Today in this press conference we are not going to dwell a lot on what happened. اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہوا وہ اس قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس قوم کیا ہندوستان کے بچے بھی جانتے ہیں، مانے نہیں مانے یہ دوسری بات ہے، جانتے سب ہیں۔ So what we are going to do is that we are going to spend more time from May 25 to May 26 کہ یہ جو سال ہے اس کا احاطہ کریں۔ So that's how we are going to move. اس میں the first and the foremost important is that we are going to put in front of you the strategic consequences of مارکہ حق۔ کہ اس کانفلکٹ کے، اس ایپیسوڈ کے what are the strategic consequences? We'll go through that one by one. And then a certain visual explanations pertaining to those important consequences. پریس کانفرنس میں پاکستانی فضائیہ کے ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف نے دعویٰ کیا کہ مارکہ حق کے دوران انڈیا کے 4 رافیل طیاروں سمیت 8 جنگی جہاز مار گرائے گئے۔ ان کے مطابق ایک SU-30، ایک MiG-29 اور ایک میراج طیارہ اور ایک جدید ملٹی رول ڈرون بھی تباہ کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 29 اپریل کو 4 رافیل طیاروں نے کشمیر ریجن میں داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم پاکستانی فضائیہ کی فوری کارروائی کے بعد انہیں پسپا ہونا پڑا۔ یہ مشکل اور کمپلیکس وار جس میں ایک اسمال ایئر فورس ٹو دیئر اسٹینڈرڈس ایک بہت ہیوج اور جو بہت بجٹ خرچ کرتی ہے اپنی فورس ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کو کیسے سب کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ ہوا۔ DGISPR نے اپنی گفتگو میں انڈیا پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا اپنی سرزمین پر دہشت گردی کروا کر اس کا الزام دوسروں پر عائد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام حملے کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے، مگر پاکستان کی جانب سے اٹھائے گئے سوال اب بھی جواب طلب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا واضح کرے کہ اس نے کن دہشت گرد کیمپوں کو نشانہ بنایا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی اور یہ کامیابی صرف روایتی جنگ تک محدود نہیں تھی، بلکہ زمین، فضا، سمندر، سائبر اور اطلاعاتی محاذ پر بھی پاکستان نے مؤثر جواب دیا۔ ان کے مطابق 2 جوہری طاقتوں کے درمیان جنگ پاگل پن کے مترادف ہے، لیکن انڈیا نے اپنی ایک بہترین پروفیشنل فوج کو سیاسی بنا دیا ہے۔
इसीलिए पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम की कोशिशें जारी रखे हुए है। DGISPR ने कहा कि जिस तरह सऊदी अरब के लिए थ्रेट हमारे लिए खतरा है, ऐसे ही सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती अजीज है। दूसरी जानब वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मार्काए हक में पाकिस्तान को अल्लाह ताला की खसूसी मदद हासिल रही। उनके मुताबिक जंग के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम ने किसी बंकर में जाने की बजाय मुल्क में रहकर क़यादत की। मई 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली मुख्तसर जंग को 1 साल गुजर चुका है, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब रहने वाले शहरी आज भी खौफ और गैर यकीनी का शिकार हैं। इस झड़प में होने वाले जानी और माली नुकसान, नकल मकानी और तबाही के असरात अब भी वहां मौजूद हैं। इंडिया और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में शहजाद मलिक और रियाज मसरूर ने मुतासिरा कम्युनिटीज से बात की है। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। ये साल तो हमारे लिए समझो कि ना पूछो कि कैसे गया, हम नहीं बता सकते। 11 माह गुजरने के बाद गवर्नमेंट ने मुआवजात दिए, वो भी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर। ये देख लो सर, ये सामने देख लो कितना दूर है पाकिस्तान। हाँ, यहाँ से तो छोटा फैर भी होता है, वो भी यहाँ। 1 साल पहले LOC पर हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब इंडियन फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर शदीद गोलाबारी की गई। मैं इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के नीलम वैली में मौजूद हूँ और मेरे दाएं हाथ पे इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है उसके कुछ इलाके जो हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं और दरमियान में दरिया नीलम बह रहा है, जिसको इंडिया में किशन गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। और यही दरिया जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कश्मीर है उसको तकसीम करता है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट नीलम वैली का ये इलाका शाहकोट है, जहाँ पर गुज़श्ता बरस इंडियन आर्मी ने शदीद गोलाबारी की थी, जिसके निशानात अब भी देखे जा सकते हैं। जबकि इस शदीद गोलाबारी के नतीजे में एक घर जो था उसको भी शदीद नुकसान पहुँचा था। 75 साल आरिफ जान 8 माह अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद अपने घर लौटी हैं। इंडियन फोर्सेस की जानिब से गोलाबारी के नतीजे में उनकी बहू भी हलाक हो गई थी और ये वाक़या अभी भी उनके जहन में नक्श है। आज मैं 8वें महीने 9वें महीने आज मैं 8-9 माह बाद अपने घर वापस आई हूँ। ये घर उस वक्त उजड़ गया था जब बहू हलाक हो गई थी। ये सुराख देख रहे हैं, हर जगह यही हाल था। मेरा बेटा जिसकी घर वाली हलाक हुई, उसने कहा अम्मा जी गोला आ रहा है। जब गोला फटा तो हर तरफ गर्दो गुबार था। जब धुआं छटा तो देखा मेरी बहू खून में लथपथ पड़ी थी। खून ऐसे बह रहा था जैसे दरिया। गोलाबारी मुसलसल हो रही थी। 4 इकट्ठे बम गिर रहे थे। 4 फटे तो दूसरे आ गिरे। 1 घंटा हम उसी जगह बमबारी में गिरे रहे। डेड बॉडी भी नहीं उठा पा रहे थे। जनाजा भी न चैन देवन। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस जंग में 32 अफराद हलाक और 164 जख्मी हो गए थे, जबकि 2300 घरों को नुकसान पहुंचा, जिनमें से 146 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुए। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि जो अफराद इस जंग के नतीजे में मुतासर हुए हैं उनको मुआवजा अदा कर दिया गया है। 11 माह गुजरने के बाद गवर्नमेंट ने मुआवजात दिए, वो भी दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर आखिर पर हम तंग आकर जब स्ट्राइक की कॉल दी हमने, तब जाकर हमारा मसला हल हुआ और वो भी न होने के बराबर। गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। हम अपनी मदद आपके तहत जंगलों में पहाड़ों में जाकर रहे, तो उसके बाद फिर हम जो है ना 1 माह के बाद वापस आए, तो लोगों ने जो है ना अपने मकानात अपनी मदद आपके तहत गवर्नमेंट से कर्ज़े लेकर तो फिर वो बनाए। ये मकान अभी भी उस तरह रहने के काबिल नहीं है। ऊपर से जब दूसरी मंजिल पर हम जाते हैं, बलाई मंजिल पर, तो ये इस तरह वाइब्रेट करता है, तो इसका भी गिरने का खदशा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म ने ताख़ीर का सारा मलबा पाकिस्तानी हुकूमत पर डाल दिया। जो चीज़ें रियासत ने करनी थी वो तो फौरी तौर पर कर दी गई। जो वफाकी हुकूमत की तरफ से उनको उनके मामलात और वो जो पैसे उनको फराहम कर रहे थे कुछ किए गए, कुछ में कमी ज़रूर है। लोगों की जो डेफिनेटली इंसानी जानों का तो कोई उसका मुआवजा या कंपैरिजन तो नहीं हो सकता, लेकिन यकीनन उसमें थोड़ी सी ताख़ीर हुई है वफाकी हुकूमत की तरफ से। पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अब भी कशीदा हैं। LOC के करीब रहने वाले लोगों में खौफ हरास अब भी पाया जाता है। गुज़श्ता बरस मई में
दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली मुख्तसर जंग के बाद यहाँ के मकीनों ने रवायती तरीके की बजाय कंक्रीट के ब्लॉकों से अपने घरों की तामीर शुरू कर दी है। हमारे पास इतने पैसे अभी नहीं हैं कि हम बंकर बना सकें। हम तो खुद, आपको पता, हमारा बजट इतना है कि हमारा अपना सर्वाइवल मुश्किल है। तो यकीनन हमारी डिमांड है, हमारी ज़रूरत, और वफाकी हुकूमत से हम कहेंगे कि हम चूँकि LOC पर रहने वाले लोग हैं, हमारा खित्ता सबसे ज़्यादा निशाने पर है, तो हमें ये सपोर्ट किया जाए कि हम बंकर बना सकें। दूसरी जानिब इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी हिफाजती बंकर की तामीर को लेकर लोग अब भी परेशान हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नहायत करीब आबाद पुंछ ज़िले की ये सैकड़ों बस्तियां इस वक्त एक ही गम में मुब्तला हैं, क्योंकि उनके पास हिफाजती बंकर्स दस्तयाब नहीं हैं। ये फिक्र पिछले साल हुई मुख्तसर जंग के बाद दोगुनी हो गई है। हालांकि दूर दराज इलाकों में लोग बिजली, पानी और सड़क का मुतालबा करते हैं, लेकिन यहाँ के मुतालबात एक सिंगुलर फोकस में तब्दील हो गए हैं। लोग कहते हैं कि बंकर दे दीजिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। दुनिया की खतरनाक तरीन सरहदों में शुमार LOC के करीब रहने वाले लोगों के लिए इंडियन हुकूमत ने सैकड़ों हिफाजती बंकर बनाने का ऐलान तो किया था, लेकिन ये फैसला ताखीर का शिकार हो चुका है। गोलाबारी में अपने अकरबा खोने वाले अभी तक जंग के असरात से जूझ रहे हैं। गवर्नमेंट ने पीछे अनाउंस किया था कि बंकर्स वगैरह देंगे, अभी तक किसी ने कुछ नहीं दिया। कोई सेफ्टी वाले कोई बात नहीं है, बस वो उसी के हवाले, खुदा के हवाले हैं हम। तो जब कोई आएगा गोला तो किस्मत से जो बच गया, तो बाकी तो कोई सेफ्टी वाली तो कोई बात नहीं है। हुकूमत के हामी सियासी रहनुमा भी कहते हैं कि हिफाजती बंकर्स की तामीर में ताखीर हुई है। समाजी कारकुन राजेश शर्मा BJP के साथ वाबस्ता हैं, ताहम उन्होंने भी अपने पड़ोसियों के लिए एक जेर जमीन बंकर तामीर किया है। यहाँ की लोगों की यही डिमांड है, अगर इन लोगों को हम अगर यहाँ पर बचाना चाहते हैं तो एक ही चीज़ है, यहाँ पर हम सबको बंकर की बहुत बड़ी जरूरत है। LOC पर 1 साल से सीज फायर है, लेकिन पूंछ में जिनके पास वसाइल हैं वो अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रहे हैं। जब जंग के बाद गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि हम इतने हजार बंकर देंगे, तो लोगों का वो जंग का जो खौफ था, रास्ता ज़हन में, वो सर ख़त्म हो गया। तो अब जब 1 साल गुजरने के बाद बंकर कोई भी नहीं मिला, DC ऑफिस बंकर बने सर, SP ऑफिस बंकर बने सर, पुलिस लाइन में बंकर बने, बस्तियों में जी, बस्तियों में सर एक बंकर भी नहीं है सर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक से कर्जा लेकर हिफाजती बंकर बना लिए हैं। जी सतपाल जी, हम इस वक्त आपके बनाए हुए एक बंकर में हैं। इस बंकर की कहानी क्या है? सर बंकर की कहानी यही है कि अभी बाल बच्चा को बचाने के लिए ये तो बनाना ही था। मैंने छोटी सी दुकान करता हूँ यहाँ पे चाय की, उसी के उधर से भी लिया, कुछ दुकान से डाला, कुछ बैंक से लोन लिया, तो ये अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए ये मैंने यहाँ पे ये अंडरग्राउंड जो है मोर्चा तैयार किया है। पूंछ और LOC के करीब आबाद दूसरी बस्तियों की तरफ से लगातार मुतालबे के बाद इंडियन हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस साल हिफाजती बंकर्स को तरजीही बुनियादों पर तामीर किया जाएगा। सीज फायर के बाद इन इलाकों में हालात पुरसुकून हैं, लेकिन लोग इस कदर खौफजदा हैं कि इन्हें लगता है सभी बुनियादी सहूलात से भी ज्यादा अहम हिफाजती बंकर हैं। इंडिया की मशरकी रियासत आसाम में BJP ने मुसलसल तीसरी बार जीत हासिल की है। मौजूदा वजीर आला हिमंतवा बिस्वा मुसलसल मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ बयान देते रहे हैं। BJP की जीत के बाद आसाम में रहने वाले मुस्लिम बिरादरी के लोग बिस्वा के बारे में क्या कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ऐसा लगता है हम किराए के घर में रह रहे हैं। जो बात बोलता है खाली मुस्लिम 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 करके बोलता है, ये बात हमको अच्छा नहीं लगता है। वो अच्छा खुश है, वो लोग अभी डांस कर रहे हैं हम जीतने का। अभी यहाँ में भी आप हिसाब लीजिए ना कितना मुसलमान भाई बहन हैं। हमें वोट नहीं देते हैं, लेकिन मैं जीतने से वो सबसे ज्यादा खुशी होते हैं। मेरा काफिला में ही मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम है। वो कोई ये नहीं है। हमारे अभी मुस्लिम भाई बहन वोट देने में प्रॉब्लम है, वो लोग का धीरे धीरे देगा, लेकिन बहुत खुश है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का ये बयान चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के ठीक बाद आया। मुस्लिम आबादी कैसे देखती है, उनके इस बयान से वो कितना इत्तेफाक रखती है और इन नतीजों को वो कैसे देख रहे हैं, यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरा काफिला में मेरा तो गाड़ी का ड्राइवर भी मुस्लिम।
इस बयान को आप कैसे देखते हैं? ये तो क्या बोलेंगे, ये तो बोलने वाला बात ही नहीं है। तो ठीक है, हम तो इतने दिन से बीजेपी सरकार के है में, अभी तो कोई तकलीफ नहीं हुआ ना। उसका मुसलमान से कोई दुश्मनी नहीं है, राजनीति के लिए वो तो बहुत कुछ होता है। वोट देता है कि नहीं देता है वो तो देखता नहीं है, हम देता है कि नहीं देता है वो तो आके नहीं देखा है। तो ऐसे बात बोलने से अच्छा नहीं लगता है हमको। जो बात बोलता है खाली मुस्लिम 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 करके बोलता है, ये बात हमको अच्छा नहीं लगता है। पॉलिटिकल में बोलना है कि हिंदू मुस्लिम वोट के कारण बोलता है, इतने ग्राउंड लेवल में इतना नहीं होता। अगर कुछ होता तो हम मुस्लिम हैं, हमारे यहाँ तकलीफ होता है, कोई सब तो ठीक है ना। आई डोंट लाइक इट कि ये सब हो कि हिंदू मुस्लिम के वो बेसिस में पॉलिटिक्स हो। पॉलिटिक्स होना चाहिए कि हमारे देश में या हमारे मतलब स्टेट में क्या प्रॉब्लम चल रही है उस बारे में ज़्यादा बात हो, ना कि हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा बात हो। पहले जब कांग्रेस में था हम लोग का यहाँ ईदगाह में कितना बार आया है, कितना बार मीटिंग किया है। वो कांग्रेस में जब था उसका भी तो आया था, ये इलेक्शन में भी हम लोग का ईदगाह में मीटिंग हुआ है। हमारे जो सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनको इतना विजय हुआ हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम चाहते थे कि वो सीएम बने, क्योंकि हम भी उनको बहुत पसंद करते हैं, पर्सनली बहुत पसंद करते हैं। उनका स्माइल बहुत अच्छी है, तो इसलिए वो तो हम लोगों का मामा है। इसलिए मुख्यमंत्री को जो है वो हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, सब एक साथ रहना चाहिए। जो विदेश से आया है उसको विदेश भेज दिए, जो असम का है वो असम से ही रहना चाहिए। जो माटी है वो भी असम का लोग के है। आज ये इलेक्शन के आगे जो इधर शहरी हुआ था मुसलमान लोग, उसको भी घर से निकल दिया, माटी ले लिया सरकार ने। ये सब नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि मेरे जीतने के बाद मुसलमान जो है वो डांस कर रहे हैं। पहले पैदाइश तो हो गया है, कांग्रेस से गया हुआ है ना, वो तो नया शुरू से तो बीजेपी नहीं था ना, शुरू से तो बीजेपी नहीं था। अभी ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन हो गया है वो बीजेपी ज्वाइन करने में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। कोई डांस करेगा, कोई रोएगा। लेकिन थोड़ी शिकायत इस बात को लेकर होती है कि वो मुस्लिम विरोधी कुछ बयान देते हैं, लेकिन देते हैं, सबको देते हैं। यहाँ पे बहुत पैसे सबको देते हैं, लेकिन ऐसे बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदू मतलब हिंदुओं को अपने कैप्चर में लेने के लिए वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें बोलना ही पड़ता है। इसलिए ऐसा लगता है हम यहाँ किराए के घर में रह रहे हैं, उसको भाड़ा दे रहा है, हम किराए के घर में रह रहे हैं। हमारा तो 14 पुरुष यहाँ जन्मा हुआ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बाकी सब ठीक है, सीएम सर को कांग्रेस ले देता हूँ, बाकी सब ठीक है। अभी देखते हैं ये आने वाला 5 ईयर में क्या करता है। इस बार के इलेक्शन में बीजेपी ने तो किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, लेकिन उनके अलायंस पार्टनर असम गण परिषद यानी AGP ने कुल 13 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, मगर जीत इसमें से किसी ने भी दर्ज नहीं की। रही बात कांग्रेस की, तो कुल उनके 19 MLA जीते हैं, जिनमें से 18 मुसलमान हैं। इसके अलावा AIUDF से 2, TMC से 1 और रायजोर दल से 1 मुसलमान MLA जीते हैं। यानी कुल मिलाकर इस बार असम से 22 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, जो कि पिछले टर्म से 9 कम हैं। तुर्की की वजारत बराए कौमी दिफा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ने मुल्क के पहले बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल यिल्डिरम हान की नुमाइश की है। मिसाइल को इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी साहा एक्सपो के पहले दिन नुमाइश के लिए रखा गया था, जो 5 मई को शुरू हुई और 9 मई तक जारी रहेगी। मिसाइल की एक तरफ सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अव्वल का मोनोग्राम बना हुआ है, जबकि उसके ऊपरी हिस्से पर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का निशान मौजूद है। एक बयान में तुर्की के वजीर बराए कौमी दिफा का कहना था कि यह मुल्क का पहला मिसाइल है जो लिक्विड फ्यूल से चलेगा और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल की खसूसियात मौजूद हैं। उनका कहना था कि यह तुर्की की तरफ से बनाया गया अब तक का सबसे तवील फासले तक सफर करने वाला मिसाइल है। इस मिसाइल से मुतल्लिक मौजूद तकनीकी मालूमात ताहाल महदूद हैं। नुमाइश के लिए रखे गए मिसाइल के पास मौजूद एक चार्ट के मुताबिक ये इस मिसाइल की हद रफ्तार 6000 किलोमीटर तक है। इसमें 4 रॉकेट इंजन नस्ब हैं और ये आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना तेज रफ्तार में सफ़र कर सकता है। इस मिसाइल में लिक्विड नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड फ्यूल इस्तेमाल होगी। ईरानी मीडिया और तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तनाज़े के दौरान जब कोई अमरीकी या इसराइली गोला बारूद
उनके मुल्क में गिरता है लेकिन फटता नहीं है, तो ऐसे गोला बारूद से मुल्क को अस्करी सलाहियतों से मुतल्लिक एक खास किस्म का फायदा हो रहा है। कैसा फायदा? सुनिए ZBC रीड्स में समरा फातिमा से। ईरानी मीडिया कहती है कि अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तनाज़े के दौरान जब कोई अमेरिकी या इसराइली गोला बारूद उनके मुल्क में गिरता है लेकिन फटता नहीं है, तो ऐसे गोला बारूद से मुल्क को मुस्तक़बिल की अस्करी सलाहियतों से मुतालिक एक ख़ास किस्म का फ़ायदा हो रहा है और तज्ज़ियाकार इस तरह के गोला बारूद को तेहरान की अस्करी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका करार दे रहे हैं। इन बातों का क्या मतलब है और ऐसे गोला बारूद से ईरान को क्या फ़ायदा हो रहा है, यही बताएंगे आज आपको BBC रीड्स में। मैं हूँ समरा फातिमा। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे प्रेस टीवी ने 26 अप्रैल को रिपोर्ट किया था कि पासदाराने इनकलाब ने हुर्मुज़गान सूबे में 15 भारी अमरीकी मिसाइलों को कामयाबी से नाकारा बना दिया है और इन हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल और रिसर्च यूनिट्स के हवाले कर दिया गया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इन हथियारों में एक GBU-57 बंकर बस्टर बम भी शामिल है। सवाल यह है कि रिवर्स इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है? असल में रिवर्स इंजीनियरिंग एक ऐसा अमल है जिसके दौरान किसी हथियार, चीज, सॉफ्टवेयर या मशीन को खोलकर उसके हिस्सों का तजुर्बा करके ये समझने की कोशिश की जाती है कि वो किस तरह काम करता है और उसे कैसे डिजाइन किया गया है। इनफैक्ट ईरान में इसे तोहफा भी करार दिया जा रहा है। ईरान के सख्तगीर स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क ने इन बमों की दरियाफ्त को एक तोहफा करार दिया है और दावा किया है कि मैदान जंग अब मुल्क की दिफाई सनत के लिए एक रिसर्च लेबॉर्ट्री बन चुका है। स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क के मुताबिक न फटने वाले हथियारों को तजुर्बे के लिए लेबॉर्ट्री मुंतकिल करना ईरान को ये मौका फराहम करता है कि वो दुश्मन की खतरनाक टेक्नोलॉजी की तख्लीकी नकल करके इस सूरत हाल को एक स्ट्रेटेजिक मौके में बदल दे। स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क ने मगरबी तज्ज़ियाकारों का हवाला देते हुए दावा किया है कि उन्हें असल तशवीश इस बात पर है कि ईरान जदीद अमरीकी और इसराइली हथियारों को डीकोड कर रहा है। इस रिपोर्ट में रिवर्स इंजीनियरिंग को ईरान पर आयद पाबंदियों के बायस एक तवील अरसे से नागुज़ीर ज़रूरत के तौर पर पेश किया गया है और माजी की कोशिशों की मिसालें भी दी गई हैं, जिनमें अमरीकी साख्त हॉक मिसाइल की नकल और 2011 में RQ-170 ड्रोन को कब्जे में लेना शामिल है। ईरान के इंतहाई सख्तगीर अखबार केहान के चीफ एडिटर हुसैन शरीयत मदारी ने इन कामयाबियों को वसीतर जोग्राफियाई सियासी इस्तेमाल की तजवीज़ देते हुए मुतालबा किया है कि ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग करे और इसके नतीजे में हासिल होने वाली टेक्नोलॉजी को अमरीका के हरीफ ममालिक जैसे चीन और रूस के साथ शेयर करे। शरीयत मदारी ने दावा किया है कि जंग के दौरान हथियारों की खासी बड़ी तादाद, जिनमें टॉमाहॉक, AGM-158 मिसाइल और MQ-9 ड्रोन शामिल हैं, ईरान में नाकाम हो गए थे। सरकारी मीडिया से वाबस्ता शख्सियात ने भी इसी पैगाम को दोहराया। इनफैक्ट सरकारी टेलीविजन पर एक मेज़बान ने कहा कि नाजरीन को यकीन होना चाहिए कि न फटने वाले मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी और उन्हें बतौर तोहफा वापस कर दिया जाएगा, जिससे मुस्तकबिल में मुखालिफिन के खिलाफ इन हथियारों के इस्तेमाल का इंदियाम मिलता है। सख्तगीर और एस्टैब्लिशमेंट के हामी ऑनलाइन सारिफीन ने इन इत्तलात पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये हमारे लिए अच्छी और अमेरिका के लिए बुरी खबर है, जबकि बाज ने जल्द बड़े पैमाने पर इन हथियारों की तैयारी की पेशगोई भी की। तेहरान की म्यूनिसिपैलिटी के एक ओहदेदार एहसान खरामीद ने इस मामले को महज एक खबर नहीं बल्कि आलमी जंग के आगाज से ताबीर किया और मगरबी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि बरामद होने वाला साजो सामान अमरीकी टेक्नोलॉजी की पोशीदा तहों को बेनकाब कर सकता है। मशरिक़ वस्ता के तज्ज़ियाकार एहसान तक़द्दुसी ने दावा किया कि इस सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका को नए हथियारों पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं, जबकि इसके साथ साथ वो अस्करी तौर पर भी ज़्यादा मुहतात हो जाएगा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें।